इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका। लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत रही है इस देश में, कई सूबों में भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन पिछले कई बार से देखने को आ रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को बार बार छुपाती है। क्या वजह है? क्या वजह है कि जिसकी वजह से उनको अपने विधायकों को छुपाना पड़ता है? क्या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की कमी है? किस तरीके से कांग्रेस पार्टी टिकट बांटती है कि उनको राज्यसभा का चुनाव हरियाणा में होना है और पता लगा कि इनके विधायक रायपुर पहुंच गए हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी ये सारी घटना हो चुकी है। अभी उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था। आखिर उस चिंतन शिविर से क्या निकला है, ये तमाम बातों को आज समझने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी के साथ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। सीधे लिए चलता हूं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव है हमारे साथ और लगातार इस पर नजर वो बनाए रहते हैं और विभाग की समीक्षा करते हैं। राज्यसभा का चुनाव भी होना है, जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ है उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि आखिर उदयपुर चिंतन शिविर से यही निकला है। संजीव जी, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या है मामला? आप तो वहीं पे हैं, हरियाणा में ही हैं और हरियाणा से विधायक रायपुर चले गए। क्या है, कैसे समझा जाए? देखिए, ये सारा सारा मामला कांग्रेस के लिए गंभीर तब हुआ जब एक 2 सीटों का हरियाणा में राज्यसभा के लिए 2 सीट खाली हैं, 2 सीटों पे चुनाव होना है और इस बीच एक बहुत बड़े मीडिया घराने के मालिक निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और उनका संबंध भारत के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े नेता डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के परिवार से है। उनके पिताजी हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं, विनोद शर्मा, और उनके पुत्र हैं। अखबार है इनके पास, अखबार आज समाज अखबार चलाते हैं और उसके बाद इनके पास एक न्यूज चैनल भी है और अंग्रेजी का भी न्यूज चैनल इनके पास है। और ये जब चुनाव मैदान में उतरे तो ये आशंका प्रकट की गई कि कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है इनको जिताने के लिए जो बाकी निर्दलीय विधायक हैं, जेजेपी का जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनके कुछ विधायकों के इंतजाम से इनको राज्यसभा पे पहुंचाने की जुगत में है। हालांकि ये मामला सिर्फ हरियाणा में नहीं है, एक और मीडिया घराने से संबंधित, जी न्यूज से संबंधित जो सुभाष चंद्रा जी हैं, वो निर्दलीय वहां पे राजस्थान के अंदर उन्होंने भी नामांकन कर दिया है और वहां पे भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग करा के एक सीट कांग्रेस से छीन सकती है। तो चूंकि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है तो वहां विधायकों को बचाने की स्थिति पैदा हुई नहीं, क्योंकि वहां तो सरकार ही है, तो विधायकों के अंदर घुसपैठ करना आसान नहीं। लेकिन जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो इनको कहीं ना कहीं डर था कि अपने इनके विधायकों के अंदर बीजेपी के लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, तो उनको वो रायपुर ले गए हैं। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि ये आज ही चूंकि हरियाणा कांग्रेस के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पिछले दिनों जब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी तो एक आ गया कि जो हरियाणा के जो सबसे मजबूत कांग्रेस के अंदर नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी मर्जी से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, तो उससे जो बाकी गुटों में थोड़ी नाराजगी है और उसमें भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई है, उनकी भी नाराजगी है। वो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार थे और बताया जा रहा है कि उन्होंने आज कहीं कहा भी है कि मैं तो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट दूंगा, यानी कि सब कुछ अच्छा नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के पार्टी के विधायक के खाते में उनका वोट है और अगर वो वोट कहीं और जाए तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण, देखिए इस चीज को बड़े ही भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत शिद्दत से तैयारी करती है, बहुत शिद्दत से मैनेजमेंट करती है और चिंतन शिविर भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत, चिंतन शिविर जो होता है बहुत ही शिद्दत और बहुत ही गंभीरता से होता है। कांग्रेस की तरह नहीं कि एक चिंतन शिविर 1996 में कर लिए, 98 में कर लिए, फिर 2003-04 में शिमला में कर लिए,
फिर 2010 12-13 में आके जयपुर में कर लिए, अब 10 साल बाद जब लगातार 2 चुनाव हार गए तो उदयपुर में कर रहे हैं। फिर वो चिंतन शिविर के बाद रिजल्ट क्या रहा है? जब राज्यसभा चुनाव के अंदर तब इन्होंने टिकटों का वितरण किया तो एक तमाम सवाल उठे कि जो कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर किया गया, जो हाईकमान कल्चर के बंदे थे, जो हाईकमान के इर्द गिर्द थे, जिनकी जमीनी पकड़ बिल्कुल नील है, उनको राज्यसभा में भेजने के लिए कांग्रेस ने नॉमिनेट कर दिया उनको। और उन लोगों को नॉमिनेट किया गया जो उस राज्य से संबंध नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया राजस्थान से। अब उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और कांग्रेस का परफॉर्मेंस सारों को पता है। 2 से 2.5% वोट आए हैं पूरे प्रदेश में कांग्रेस को, टोटल वोट का 2.5% वोट कांग्रेस को आया है। लेकिन उस राज्य से 3 नेता, प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, इमरान प्रताप गढ़ी को इन्होंने राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया। बिहार में कांग्रेस की हालत आपको पता ही है, लेकिन बिहार से भी रंजीता रंजन को इन्होंने राज्यसभा में, बिहार की रहने वाली को किसी और राज्य के कोटे से इनको राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया गया। तो ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि आपने फिर चिंतन शिविर में क्या फैसला लिया था? यही फैसला लिया था कि चापलूसों को या जो हाईकमान के नजदीक हैं उनको आपने राज्यसभा में भेजना है। तो फिर आप किस आधार पे कहते हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी की बदल है इस देश के अंदर और कांग्रेस ही इस चीज को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा सकती है? हालात यह है कि कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं बचा पाते। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कांग्रेस के विधायकों में नजर ही नहीं आ रहा है। अगर आप देख लीजिए कि कर्नाटक के 10 से 12 एमएलए बॉम्बे में बैठे रहे जब बीजेपी की वहां सरकार थी, और वहां पे देवगौड़ा के बेटे जो कुमार स्वामी की सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 20 से 22 विधायक रिवोल्ट करके बैंगलोर चले गए और उसके बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी गिर गई, भाजपा की सरकार आ गई। राजस्थान में सरकार बाल बची, लेकिन वहां भी 8 से 10 विधायक आके हरियाणा के अंदर बैठ गए थे रिवोल्ट करके। तो कांग्रेस को आखिर बार बार इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर से पूरी तरह से खोखली हो गई है। विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल होने का दावा तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन जब इनके विधायक ही बिकने को तैयार हैं, टूटने को तैयार हैं, तो आखिर इनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट क्या है? कांग्रेस पार्टी किस तरह के लोगों को टिकट देती है कि इनके विधायक लास्ट में सत्ता, पावर, पैसा के बल पे बिक जाते हैं, उनकी सरकारें गिरा देते हैं, अपनी ही सरकार को गिरा देते हैं? या इनके बड़े नेता जो राहुल गांधी के बड़े नजदीक थे, जिनको राहुल गांधी अपने साथ लेके घूमते थे, केंद्र में मंत्री रहे, माधव सिंधिया के बेटे जो ज्योतिरादित्य थे, या उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह थे, या इसी तरह से जतिन प्रसाद थे, ये नजदीकी लोग आखिर किस तरह से कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाजपा के नजदीक हो गए? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ऐसा लग रहा है कि इतनी क्राइसिस कांग्रेस के अंदर वैचारिक रूप से बढ़ चुकी है, या कांग्रेस के अंदर भी लगभग वही कल्चर है जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इससे कहीं अलग नजर नहीं आते। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे और जो तमाम मामले हो। तो ऐसे मामलों में फिर जब आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त भी हो, आइडियोलॉजिकल कोई कमिटमेंट ना हो, तो सत्ताधारी दल से कितने देर तक लड़ पाएंगे? ईडी, सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कितनी देर तक लड़ पाएंगे? कहीं ना कहीं अगर अब आप बताइए, क्या लेफ्ट के एमएलए को आपने टूटते हुए देखा है? केरल में कहीं देखा कि लेफ्ट के एमएलए टूट गए? क्योंकि वैचारिक कमिटमेंट तो उनके अंदर एक है। इवन के क्षेत्रीय दलों के विधायक तोड़ने में भी इनको दिक्कत आ रही है। कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी उसमें भी कर रही है। जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल में आपने देखिए कि टीएमसी के कई विधायकों को और सांसदों को इन्होंने चुनाव में तोड़ा था। 2019 के चुनाव से पहले टीएमसी कई नेता भाजपा में गए थे, वो लोकसभा में भी जीत के आए। फिर विधानसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी के विधायक टूट के कांग्रेस में गए थे, लेकिन अब वो रिवर्स गियर हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एमपी टूट रहे हैं। जैसे हाल ही में अर्जुन सिंह जो एमपी थे भाजपा के कोटे से, वो टीएमसी में चले गए हैं। आपके आसनसोल से एक सांसद थे, वो भी चले गए टीएमसी में, बाबुल सुप्रियो। लेकिन कांग्रेस इस तरह का रिवर्स गियर भी नहीं लगा पा रही है। इतनी कमजोर होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के पास, बेबस होती नजर आ रही है। क्षेत्रीय दल तो भाजपा से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। जहां जहां थोड़ा थोड़ा लेफ्ट है, केरल में है, वो मजबूती से लड़ रहा है।
लेकिन ये क्राइसिस कांग्रेस से है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद, दावा करने के बावजूद, और यही कहती है कि क्षेत्रीय दल हमारे नेतृत्व में ही लड़े, लेकिन वो कहीं ऐसा तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के डर से तो उनको अपने विधायकों को छिपाना पड़ रहा है। ये 2024 में कैसे लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्या कौन सा इनके पास ऐसा आज की डेट में कमान में तीर है जिससे भारतीय जनता पार्टी में से लड़ पाए, जब इनके विधायक सांसद ही बिकने को तैयार हैं या टूटने को तैयार हैं? एक बहुत बड़ा कांग्रेस के अंदर संकट है। नहीं, अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस मिला है, और उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के एक एमपी और एमएलए को के खिलाफ वहां पे एफआईआर दर्ज हुआ 420 और अन्य धाराओं में। तो ममता बनर्जी रेसिस्टेंस कर रही है उधर। देखिए, केंद्र सरकार से लड़ने के, क्षेत्रीय दलों में जो लड़ने की जो थोड़ी सी ताकत दिखाने की कोशिश जो क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी एक प्रमुख नाम है, और वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी से डरते नहीं है, और ना भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में जो एजेंसियां हैं, चाहे वो बीजेपी ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनसे हम डरते हैं। देखिए, जब अभी आपको याद होगा कि जब भाजपा की सरकार, वहां तृणमूल की सरकार जब बनी थी, तो इनके कुछ लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, तो ममता बनर्जी दिलेरी से वो कार्यालय के बाहर ही पहुंच गई थी लड़ने के लिए। ये घटनाक्रम अभी कुछ एक महीना पहले की बात है, पिछले साल की बात होगी, लगता है जब टीएमसी की सरकार आई थी और इनके 2 मंत्री अरेस्ट हो गए थे। सीबीआई ने इनको अरेस्ट कर लिया था, इनके मिनिस्टरों को, टीएमसी के मिनिस्टरों को। तो उसके बाद तृणमूल के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह से सीबीआई के दफ्तर के बाहर भी चले गए। ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर रही थी। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम इनसे डर नहीं रहे हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी वाले भी भाजपा के दबाव में नहीं आ रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से उनको प्रेशर में लेने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनको ईडी ने अरेस्ट किया है। फिर कल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे 1-2 मंत्री और भी अरेस्ट हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आ रहे हैं। अब नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस आ गया इनको, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। तो अभी तक जो रिएक्शन है वो स्टेटमेंट्स के थ्रू है, और ये खबर आई कि कोविड के कारण सोनिया गांधी पेश नहीं होगी। लेकिन देखिए, जो दिलेर नेता होता है, अगर उसको लगता है हमने कुछ नहीं किया है, तो ईडी की नोटिस से डरने की क्या जरूरत है? आप ईडी के दफ्तर में जाएं, आप वहीं बैठ जाएं, कितने दिन पूछताछ आप हमसे करोगे? इंदिरा गांधी से प्रेरणा लें। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था जब उनको तंग करने की कोशिश की गई थी। अभी हाल फिलहाल में शरद पवार का देख लीजिए, शरद पवार पे जब कार्रवाई करने की कोशिश करी थी, शरद पवार कहते हैं हम आ रहे हैं, हम अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं ईडी के दफ्तर में। तो ये ईडी को भी फेस नहीं कर सकते, सीबीआई से भी डरते हैं। अरे जब भाई आप पाक साफ हो तो डर क्यों रहे हो? क्या कर लेंगे आपको? जेल भेज देंगे, जेल जाने से क्यों डरते हो? लड़ाई जब आपको सरकार से और सरकार की एजेंसियों से लड़ने की क्षमता नहीं, या तो आप देखिए आप करप्ट हैं, आप भ्रष्ट हैं, इसलिए सीबीआई ईडी से डर रहे हैं। अगर आप करप्ट नहीं है तो सीबीआई ईडी से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, मैंडेटर थी। और आप देखिए कि उन्होंने केंद्र के एक मंत्री पे एफआईआर भी कल करवा दिया। वो कल्याणी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कुछ नियुक्ति का मामला था, उसमें वो कह रही है कि एक भाजपा के सांसद और एक केंद्र सरकार में जो कोई मंत्री है, मिस्टर सुभाष है, वो उनपे मुकदमा दर्ज करा दिया कि यहाँ पे जॉब स्कैम हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, कोई करप्शन नहीं हुआ है? लेकिन आपको क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने कोई काम कार्रवाई करी हो? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बहुत लंबे समय तक सरकार रही है, और बड़े आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे। लेकिन क्या भूपेश बघेल की सरकार ने कोई इंक्वायरी करवाई, कोई खुलवाई कि भैया ये करप्शन हुआ था? तो या तो सारी मिलीभगत है, या इनके अंदर भय है, ये हिम्मत नहीं है इनके अंदर कार्रवाई करने की। जो कार्रवाई ममता बनर्जी करने की हिम्मत दिखा रही है, या जो कार्रवाई वो शिवसेना वाले कर रहे हैं, शिवसेना की जो सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, तो उनके तो 2 मंत्री जेल चले गए हैं मेरे हिसाब से। 2 नवाब मलिक भी जेल में है और एक कोई देशमुख भी जेल में है, 2 बड़े मंत्री उनके जेल में है। लेकिन कौन सा एनसीपी ने इनके सामने सरेंडर कर दिया? भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर तो नहीं किया अभी तक, शिवसेना ने भी सरेंडर नहीं किया, वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। उनके पास भी जांच एजेंसी है, वो भी कुछ भ्रष्टाचार के मामले खोल रहे हैं।
लेकिन क्या आपको राजस्थान में कहीं नजर आया या छत्तीसगढ़ में कहीं ये चीजें नजर आई है जहां 2 राज्यों में सरकार है? पाक साफ कोई सरकार नहीं होती। कोई भी सरकार बनती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, भ्रष्टाचार तो होता है। इस मुल्क में एक बड़ी खासियत है कि इसको लीगलाइज कर दिया गया है, भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया गया है। हर पार्टी इसमें करती है। अभी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो करप्शन हो रहा है तो वहां करप्शन नहीं है, और विपक्षी दलों के राज्य में जो करप्शन हो रहा है वो करप्शन के दायरे में आ जा रहा है, तो वहां पे एजेंसियां सक्रिय हो जा रही है। संजीव जी, आखिरी सवाल। लोकसभा चुनाव आने वाला है 5, अभी कई राज्यों में गुजरात सहित हिमाचल, गुजरात, कई जगह विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। अगर कांग्रेस इस तरह से अपने विधायकों को बचाएगी तो कैसे बीजेपी से इन राज्य के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कैसे मुकाबला करेगी? हो सकता है सांसद भी भाग जाए फिर। देखिए, इन्होंने गुजरात में जिसका सबसे ज्यादा हार्दिक अभिनंदन किया था, उसका हार्दिक अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले कर दिया। हार्दिक पटेल की हम बात कर रहे हैं। जी जी। हार्दिक पटेल ने तमाम आरोप इनके ऊपर लगाए हैं, कांग्रेस हाईकमान पे लगाए हैं। हालांकि उन आरोपों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हार्दिक पटेल सच बोल रहे हैं। वो भी मतलब उसी तरह के कल्चर से निकले हुए लोग हैं। ठीक है, सत्ता के साथ चलने में उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा सुविधा महसूस हो रही होगी। बेसिकली कांग्रेस के पास जमीन पे कुछ नहीं है आज की डेट में। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप बताइए बिहार में बूथ स्तर पे, संगठन के स्तर पे कांग्रेस के पास क्या है? उत्तर प्रदेश में इनको 2% वोट आए विधानसभा चुनाव में, और वेस्ट बंगाल में 2% वोट आए इनके विधानसभा चुनाव में। अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव जो पिछले साल हुआ है उसमें 1.5% और 2% वोट कांग्रेस को मिले हैं, और 1.5 से 2% वोट उत्तर प्रदेश में मिले हैं। उत्तर प्रदेश का और वेस्ट बंगाल की आप सीटें उठा के देख लीजिए, 100 से ऊपर सीटें बनती हैं, 120 के 25 के करीब सीटें बनती हैं। इतने बिहार में भी आप देख लीजिए, अगर आरजेडी से इनका गठबंधन नहीं होता तो इनको 1% भी वोट ना आए। बिहार में भी 40 सीटें हैं। 200-250 सीटों पे तो ये मुकाबले में नहीं है। 1 से 2%, 2.5%, 3% वोट है। फिर कहते हैं कि नेतृत्व तो हमारा हो, कांग्रेस को हम ही, भाजपा को हम ही रिप्लेस कर सकते हैं। कांग्रेस हिंदी हार्टलैंड के कुछ स्टेटों तक सीमित हो गई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा। अब कांग्रेस को यह डर है, या भारतीय जनता पार्टी को भी यह डर है कि नॉर्थ में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब में कांग्रेस को कहीं आम आदमी पार्टी रिप्लेस न कर दे। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल में कांग्रेस को मुख्य अपोनेंट मानने के बजाय आम आदमी को अपोनेंट मान रही है। ठीक है संजीव जी, और अच्छा आपने विश्लेषण किया। दोस्तों, ये संजीव पांडे साहब हैं, पत्रकार हैं और लिखते हैं बेबाक, बोलते हैं कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या वैचारिकी की कमी है हो रही है, जिससे बार बार विधायक को छुपाना पड़ता है। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्द मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।